डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इसमें ये जो हम कहते हैं कि रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान कि उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हमारे पास आया है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है कि फोर्स F डिपेंड्स अपॉन द मास m एंड एक्सेलरेशन a ऑफ ए बॉडी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर F। यानी अब इस फोर्स F, मास और एक्सेलरेशन में क्या एक्सप्रेशन, क्या रिलेशन या क्या इक्वेशन बनेगा, तो इसको हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास पावर x। अब फोर्स और मास में कौन सा रिलेशन होगा वो ये x की वैल्यू हमें बताएगी। डायरेक्ट रिलेशन है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मे बी कोई रिलेशन ना हो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, मे बी के -1 समथिंग आ जाए तो मे बी के इन्वर्सली रिलेटेड हो। तो इस तरह से ये x अब हम कैलकुलेशन से फाइंड करेंगे। दूसरा जो है, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन का पावर हम y लेते हैं, और अगेन y जो है हमारे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -1/2 या +1/2 भी आ सकता है। जो भी रिलेशन होगा ये y की वैल्यू हमें बताएगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, और इसी तरह से x की वैल्यू बताएगा कि फोर्स और मास में क्या रिलेशन है। अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज़ को मिलाते हैं, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी मिलाएंगे तो उनमें हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि F इक्वल्स टू K इंटू m पावर x एंड a पावर y। अब k जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन डायमेंशन लेस है, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया जाएगा, तो यहाँ पे हम ये कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा, अब हमने ये इक्वेशन डिराइव किया। अब ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, डिपेंड करेगा अपॉन द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अगर वो दोनों डायमेंशन एक जैसे आते हैं, इसका मतलब है कि द गिवन इक्वेशन या रिलेशन या एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इनमें डायमेंशन करेक्ट आते हैं कि इनकरेक्ट आते हैं। अब हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लगाते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू ma, और इसका यूनिट बनेगा मास किलोग्राम, और a जो है दैट इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनके लिए लग जाएगा मास किलोग्राम के लिए कैपिटल M, और इसके साथ मीटर है तो उसके लिए लग जाएगा L, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो mLT पावर -2। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ मास, तो मास जो है वो m, कैपिटल M इसके लिए हम लगाएंगे, दिस इज डायमेंशन ऑफ मास। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए लगेगा L लेंथ, और सेकंड t -2 हो जाएगा, तो LT पावर -2, दिस इज डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। अब हम ये डायमेंशन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, अगर ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएंगे। सो लेट्स सी एंड पुट दीज डायमेंशंस वैल्यू। फोर्स का डायमेंशन हमें मिला mLT पावर -2, तो ये हो जाएगा mLT पावर -2 फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है तो k तो डायमेंशनल लेस है, मास का हमें मिलता है m, और साथ में एक्सेलरेशन तो वो है LT पावर -2। अच्छा, अब m उसके ऊपर लगेगा x पावर है उसका, और LT पावर -2 तो उनका पावर है y। फर्दर जब हम मूव करेंगे तो ये लिख देंगे कि mLT पावर -2 इज इक्वल टू m जो है उसका पावर वहीं लग जाएगा, दैट इज x। यहाँ पे ये y कॉमन पावर है l और t का, तो ये हो जाएगा l पावर y, और t का पावर हो जाएगा -2y। तो अब हम फाइंड करेंगे x y की वैल्यूज, और उससे पता चलेगा कि हमारा इक्वेशन करेक्ट आ रहा है कि इनकरेक्ट आ रहा है। अब जो हमारे पास डायमेंशन सिमिलर बेसिस वाले हैं तो उनको कंपेयर करते जाओ। सिमिलर बेसिस वाले जो डायमेंशन मौजूद हैं तो उसमें m है हमारे राइट हैंड साइड पे विल बी इक्वल टू m, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और m राइट हैंड साइड पे पावर है उसका x। जब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, मींस कि यहाँ जो पावर 1 है जो लिखा नहीं जाता इज इक्वल टू x, मींस कि यहाँ जो m है उसका पावर भी 1 है, और इधर m वाला पावर भी 1 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट l, तो लेफ्ट हैंड साइड पे l है और उसका पावर अभी 1 है, चलिए 1 इधर लिख भी देते हैं, और दूसरे साइड पे l तो उसका पावर है y इज इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड l का पावर है y। अब अगेन जब ये बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में सेम रहेंगी, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो मींस कि जो हमारे पास y है वो भी 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 1। जिस तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। अब लास्ट की तरफ आते हैं तो वो है हमारा t जो लेफ्ट हैंड साइड पे है पावर -2 रखता है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो रखता है पावर -2y। ठीक, दिस इज दैट। अच्छा, अब यहाँ पे -2 और -2y, -2 इज इक्वल टू -2y। -2 जब इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से यानी यूं हो
जाएगा कि दिस इज y रहा, यहाँ पे पहले से -2 था, +2 उधर से आया, कैंसिल हुआ, तो मीन्स कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब हमने फाइंड किए कि x y इनकी क्या वैल्यूज हैं। हमारा जो रिलेशन था वो हमने डिराइव किया था कि f इज इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m पावर x एंड एक्सेलरेशन पावर y। अब यहाँ पे आ रहा है, सो f इज इक्वल टू k पावर m का वो पावर हो जाएगा 1 और एक्सेलरेशन y वो भी हमारे पास 1 आया है, तो ये भी मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। और ये इक्वेशन है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है। दिस इक्वेशन शोज दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब इसमें जो डायमेंशनल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो है वो मिली कि दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये रिलेशन हो जाएगा f इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट एग्जांपल, टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ l, मास m एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर t। तो अब यहाँ पे हमने t की जो रिलेशनशिप है विद लेंथ, विद मास एंड विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको अब हम डिराइव करेंगे इस रिलेशन को। अगेन रिलेशन को डिराइव करने के लिए कहते हैं कि भाई t डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस का नाम पता अभी नहीं चलता कि भाई डायरेक्टली है क्या है, प्रोपोर्शनल टू l पावर x कर दो। देन t इज रिलेटेड टू m पावर x एंड t इज रिलेटेड टू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पावर z। और अब ये पावर हमें बताएंगे कि इनका रिलेशन टाइम पीरियड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, क्या रिलेशन है वो हमें ये x, y और z बताएंगे। दिस इज y। अब अगेन इन इक्वेशन को, रिलेशंस को कंबाइन करो, तो इनको कंबाइन करने में हमें अगेन डालना होगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू k इनटू l पावर x, m पावर y एंड g पावर z। अगेन k इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये करने के बाद अब हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब के डायमेंशन लिखते हैं कि डायमेंशन इनका क्या है। t टाइम है तो इसका डायमेंशन बनेगा t। m मास है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन इसका हो जाएगा मीटर के लिए लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर के लिए t पावर -2। अब हम ये डायमेंशन पुट करते हैं इक्वेशन में, और k जो है इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहाँ पे t है, ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। t के लिए हम पुट करेंगे डायमेंशन e इक्वल्स टू l, लिए डायमेंशन पुट करेंगे, लेंथ है तो लेंथ के लिए डायमेंशन हम पुट करेंगे l और इसका पावर हो जाएगा x। मास, इसका डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा m और पावर y। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो है हमारे पास, डायमेंशन उसका l e पावर -2 और पावर हो जाएगा उसका z। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उस पे m वगैरह डायमेंशन, तो वो टाइम के लिए हम लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि m पावर 0, l पावर 0 और t उसका पावर 1 है यहाँ पे, तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड के कंप्लीट डायमेंशन mlt फॉर्मेट में। इक्वल्स टू यहाँ पे l है डायमेंशन और पावर है x, अगला जो है वो m और उसका पावर है y। नेक्स्ट इज L और T दोनों का पावर है Z, तो इनको अलग कर दो, L विथ पावर Z और इस तरह से T उसका पावर -2 तो हो जाएगा -2Z। फर्दर लिख दो आसानी के लिए, M पावर 0, L पावर 0, T पावर 1 इक्वल्स टू, अब L है X और L Z, तो इनका पावर लिख दोगे, जब बेसिस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा X प्लस Z। अगला बचता है M, ये हुआ M और उसका पावर है Y और ये हुआ T पावर है -2Z। अब इंडिविजुअल डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे M उसका पावर 0 और राइट हैंड साइड पे m उसका पावर y, तो जब बेसिस सेम पावर सेम, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0, तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगला टाइम l t है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को करते हैं, टाइम उसको कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे t का पावर है 1 और राइट हैंड साइड पे t हमें मिल रहा है पावर -2z। बेसिस सेम तो पावर आर इक्वल, तो 1 इक्वल्स टू -2z। -2 दूसरे साइड पे डिवाइड होके आएगा तो हमें मिल जाएगा -1/2 इज इक्वल टू z। तो ये हो गई z की वैल्यू, और z की वैल्यू किसकी थी इक्वेशन में, g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आते हैं लेंथ की तरफ। लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे l पावर 0 है और राइट हैंड साइड पे l का पावर है x प्लस z, सो l पावर x प्लस z। इसका मतलब है कि 0 इज इक्वल टू x प्लस z, या जब हम z इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -z। z की वैल्यू है -1/2, वो जब इधर लगाएंगे तो माइनस इंटू -1/2 यू विल गेट +1/2, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन में लगाते हैं। इक्वेशन था e इज इक्वल टू k l पावर x m पावर y और g पावर z। वैल्यूज लगाए अब इसमें, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू k अपनी जगह पे, l और उसका पावर है x और x की वैल्यू है +1/2, तो l पावर +1/2। उसके बाद m और उसका पावर है y और y आया 0, तो दैट इज 0। उसके बाद है फिर g और g का पावर हमें मिला z और z जो है -1/2। अच्छा, अब फर्दर इसको देखते जाएं, t इज इक्वल टू k
अच्छा, हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट या पावर हाफ, तो ये अंडर रूट हुआ और ये 1 ओवर अंडर रूट हो जाएगा। ये आप लिख सकते हो कि एल अंडर रूट है, एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जी जो है वो 1 ओवर अंडर रूट है क्योंकि उसका पावर जो है वो -1/2 है। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने से हमें मिल जाएगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल बाई जी। सो इट इज़ प्रूव्ड कि दिस रिलेशन एग्जिस्ट्स। अब k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इसका पता चला है और वो है k इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब हमारा ये टोटल इक्वेशन हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाई जी होल अंडर रूट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। एक और एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स F acts on a body of mass m moving in a circle of radius r with velocity v. F depends upon mass, velocity and radius. Find the relation of F with these variables mass, velocity and radius. तो अब हम लिखेंगे कि centripetal force F depends upon mass और power x कर दें। Again F depends upon velocity v power y कर दें and F depends upon radius r और power z कर दें। Combining these equations relations, so we will get that F is equal to k m power x, v power y and r power z. Again k is dimensionless proportionality constant. अब इसके बाद हमने इन सब के लगा देने हैं डायमेंशंस और प्रूव करना है कि ये रिलेशन कैसे अब इसमें डायमेंशन पुट करते हैं। तो रिमेंबर फोर्स का जो डायमेंशन है बार बार इस्तेमाल होता है तो वो याद होना चाहिए। m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 ये फोर्स का डायमेंशन हुआ, इज इक्वल टू k डायमेंशनलेस है मास, उसका डायमेंशन है m और पावर हो जाएगा x। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड तो हो जाएगा लेंथ t पावर -1 और है y। उसके बाद है रेडियस तो वो लेंथ है तो लेंथ हो जाएगा और पावर z। अच्छा, अब इंडिविजुअल जो डायमेंशन है उनको कंपेयर करते हैं तो उनकी कंपैरिजन में अब हमें ये मिलेगा m लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है 1 और राइट हैंड साइड पे m उसका पावर है x। तो ये यहाँ से हमें मिला कि 1 इज इक्वल टू x, तो ये हो गई x की वैल्यू। फिर है लेंथ, तो लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है उसका 1 और राइट हैंड साइड पे उसका पावर, अब यहाँ पे देखें l उसका पावर बनता है y और दूसरा l उसका पावर बनता है z। तो z और y आपस में ऐड हो जाएंगे तो यू गॉट l y प्लस z। इस तरह से ये हुआ 1 इज इक्वल टू y प्लस z। y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो या z की वैल्यू निकाल सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन y की वैल्यू तो z इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा। चलें अब इसको इधर ही रहने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि z की वैल्यू क्या आती है क्योंकि वो हमें यहाँ पे अलग मिल रहा है। तो उसको डायमेंशन को जब हम मैच करते हैं, टाइम का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे t पावर -2 है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे t पावर -1 और y, तो ये हो जाएगा -y। यहाँ पे अब हमें मिलेगा कि -2 इज इक्वल टू -y, माइनस माइनस ख़त्म करके हमें मिल जाएगा कि 2 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू हो गई है 2। अब ये y की वैल्यू इधर लगाते हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू इधर है 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस z। 2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू z। तो इस तरह से z की वैल्यू हो जाएगी -1 z की ये वैल्यू हो जाएगी। अब इनको हम इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारा इक्वेशन है और देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो f इज इक्वल टू k m और m का पावर है x तो वो है 1, तो ये 1 बस लिखते हैं। v वेलोसिटी उसका पावर है y और y की वैल्यू है -1, सॉरी दैट इज 2, y की वैल्यू है 2। उसके बाद रेडियस और रेडियस की वैल्यू पावर है z और z की वैल्यू -1। फर्दर इसको ले जाते हैं तो फर्दर हमें यह मिलेगा कि f इज इक्वल टू k m v स्क्वेयर और r का पावर -1 है तो उसको नीचे ले आएँ तो वो हो जाएगा +1, तो r लिखा जाता है। सो दिस इज द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ए बॉडी हैविंग मास m, वेलोसिटी v स्क्वेयर हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस हो जाएगा। और k अगेन डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेरिमेंट में k की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारे पास इक्वेशन फिर बन जाएगा f इज इक्वल टू m v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। So this is the equation for centripetal force. एक और example, energy of a body of mass m, this is energy, executing simple harmonic motion with amplitude a and angular frequency omega depends upon mass of the body, amplitude and omega angular frequency. Find the relation of this energy with these parameters. अब इसको solve करते हैं तो first में energy depends upon the mass और उसका power x ले लें, then depends upon the amplitude a और उसका power y ले लें and depends upon the ओमेगा और उसका पावर z ले लें। इनको अब कंबाइन करें तो कंबाइन करके एनर्जी
इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा डायमेंशनलेस, m पावर x एम्पलीट्यूड पावर y और ओमेगा पावर z। अब डायमेंशंस तो एनर्जी है वर्क और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का जो डायमेंशन है वो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 और साथ में जो डिस्टेंस है वो भी आ गया है। तो ये इस तरह से डिस्टेंस उसके लिए l है। तो ये जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें एनर्जी का जो डायमेंशन है वो मिल जाएगा m पावर 1 l पावर 1 और ये पावर भी 1 है तो l पावर 2 हो जाएगा एंड t पावर -2। सो दिस इज डायमेंशन फॉर एनर्जी। अगला मास है तो मास का m जो डायमेंशन है वो हुआ m। एम्पलीट्यूड लेंथ है तो उसका डायमेंशन हुआ l। फिर उसके बाद ओमेगा, एंगुलर फार्मूला इसका होता है v अपॉन r, वेलोसिटी पर रेडियस। अब वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकंड है तो हो जाएगा लेंथ टाइम इनवर्स -1 और रेडियस वो लेंथ है तो वो हो जाएगा नीचे से l जब ऊपर जाएगा तो l -1। तो इस तरह से ये दो जो l हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू t पावर -1। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर दी ओमेगा। अब डायमेंशंस को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशन हमें यहाँ डिराइव किया कि दैट इज m पावर 1 फिर है l पावर 2 t पावर -2 इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है तो उधर है m मास, उसका डायमेंशन m, पावर उसका बन जाएगा x, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड लेंथ है और उसका डायमेंशन है l और पावर इसका हो जाएगा y और फिर है ओमेगा। ओमेगा का जो डायमेंशन है वो t इनवर्स यानी t पावर -1 और z। ये हो गए इक्वेशन में जो डायमेंशंस हैं। अब कंपेयर करना है डायमेंशंस को तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास को लेते हैं m डायमेंशन, यहाँ पे पावर है इसका 1 और राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू m पावर है x। बेस सेम तो पावर सेम मीन्स के 1 इज इक्वल टू x तो x की वैल्यू 1 आई। फिर है लेंथ तो लेफ्ट हैंड साइड पे l पावर 2 है, राइट हैंड साइड पे l हमें मिल रहा है पावर उसका है y। तो अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू y ये मिला। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज टाइम तो लेफ्ट हैंड साइड पे t पावर -2, राइट हैंड साइड पे t पावर -1 और z तो ये हो जाएगा -z। तो ये मिला हमें कि -2 इज इक्वल टू -z। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू z, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो z की वैल्यू आ गई है 2। अब ये वैल्यूज़ लगा दें इक्वेशंस में तो इक्वेशन में एनर्जी है इज इक्वल टू के m, उसका पावर है x और x की वैल्यू है 1, बस 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद है a, उसका पावर है y और y की वैल्यू है 2। फिर जो है ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू भी z पावर है z और z की वैल्यू है 2। बेसिक क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है तो वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई और वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल एक बॉडी की एनर्जी। अब रिमेंबर कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है तो फिर इस मेथड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम f इक्वल्स g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो अब हम ये रिलेशन इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि g जो है ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका अपना यूनिट मौजूद है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो एक पॉइंट ये कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशनलेस नहीं है तो फिर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा वो रिलेशनशिप जिसमें एंगल इस्तेमाल किया जाए तो वो भी इस तरीके से हम डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो कैपिलरी एक्शन जो है H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। अब यहाँ पे cos थीटा तो cos थीटा चूंकि थीटा एंगल डायमेंशनलेस है तो उसको हम इधर डिराइव नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट ये कि एंगल या थीटा जहाँ भी यूज हो रहा हो तो वो भी इस मेथड से डिराइव नहीं हो सकते। थर्ड वो एक्सप्रेशन इससे डिराइव नहीं हो सकते जिनमें e की पावर x मौजूद हो, e पावर x मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अरेनियस इक्वेशन उसमें कि k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। तो अब ये e की पावर है तो इस तरह से हम इस मेथड से इसको डिराइव नहीं कर सकते। फोर्थ कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो इस पे भी ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इधर आपको प्लस साइन मिल रहा है।